नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज के अंक में हम बातचीत करने वाले हैं जैविक खाद को बनाने की उन्नत तकनीक के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, जैविक खाद मिट्टी के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी जो है वो सख्त हो जाती है, उसकी संरचना में बदलाव आ जाता है, नमी रहित हो जाती है। लेकिन जैविक खाद उसे वापस उन्हीं पोषक तत्वों के साथ वही उर्वरक क्षमता प्रदान करता है। तो आइए इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर MC मन्ना। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है, तो हम विषय से ही शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि जैविक खाद क्या है। जैविक खाद जो ज़मीन के कूड़े कचरा है, अनाज का, पुआल का, ये सब, इसके बाद किचन वेस्ट का है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का है, और पेड़ पौधा जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, बागीचे का जो वेस्ट है, ये सब को एक स्तर से वैज्ञानिक सम्मत मेथड से उसको विघटन करके कुछ दिन के बाद उसको सड़ा के जो खाद बनाते हैं, सरल भाषा में उसको जैविक खाद कहते हैं। जी, ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए। सब लोग नावेड मेथड जानते हैं, नाडेफ मेथड बहुत ही अच्छे हैं। एक स्तर या दूसरा पत्थर के ऊपर और एक पत्थर दे के उसमें जो लास्ट में शेष में उसमें मिट्टी डाल के ढक देते हैं, और 3-4 महीने के बाद जो खाद बन जाते हैं वो आसानी से जैविक खाद उसको ज़मीन में डाल सकते हैं, जो कि ज़मीन का गुणवत्ता बढ़ाते हैं, उसमें जो जीवाणु है उसका भी मात्रा बढ़ाते हैं, और पौधा उसको लेके उसमें भी प्रोडक्शन बढ़ते हैं। ये जैविक खाद एक महत्वपूर्ण इसका गुणवत्ता है। जी, तो किसान भाइयों, जाना आपने, यानी कि कुदरत ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें एक निश्चित समय भी दिया है। अगर उस निश्चित समय के अंदर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत सारी लाभदायक चीज़ें पा सकते हैं। जैसे कि आज हम जैविक खाद की बात कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने बताया कि ये भी बचे हुए कचरे से और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो कि उपयोग में नहीं आती हैं, उनसे बनाया जा सकता है। तो अब आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब। जैसे कि जैविक खाद के बारे में आपने बताया, अब हम जानना चाहेंगे किस किस प्रकार की होती है और इन्हें कैसे कैसे बनाया जाता है। ये 2 प्रकार का होते हैं जी। एक है ठोस जैविक खाद है और एक तरल जैविक खाद है। जी। ठोस जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे कोई अच्छा गुणवत्ताशील कंपोस्ट बनाते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बनाते हैं, इसके बाद सॉलिड वेस्ट से जो कंपोस्ट बनाते हैं, और पोल्ट्री मैन्योर से जो बनाते हैं, तो ये सभी ठोस जैविक खाद का, यानी कि सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। ये कैसे हम पहचाने किसान भाई ये ठोस हुए हैं? हाँ। इसलिए जो उसका नमी का मात्रा है ये 25 से 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो उसको ठोस जैविक खाद कहते हैं। बिल्कुल। और जैविक खाद है उसको तरल जैविक खाद कहते हैं। तरल जैविक खाद में जो हमारे गौशाला का जो गोमूत्र है, गोबर है, इसको मिलावट करके इसके साथ गुड़ और दही मिला के कुछ दिनों के सड़ाने के बाद 7 से 15 दिन के बाद फिर हम लोग उसको ज़मीन में छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते समय कभी कभी इरिगेशन के साथ, जिस समय हम लोग पंप सेट लगाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे जाके भी ये डाल देते हैं, तो वो पानी के साथ बह के पूरा खेत में हो जाते हैं। और 1 एकड़ ज़मीन में अगर मानने करने चाहते हैं 200 लीटर पानी में, और 1 किलो गौमूत्र के साथ, 1 किलो गुड़ के साथ, और आधा किलो दही के साथ, और 40 किलो गोबर के साथ मिला के एक 200 लीटर टंकी में उसको रख के घोल देते हैं। देने के बाद 7 से 15 दिन उसमें उसको और भी जो सब जीवाणु है, जिसको अच्छा गुणवत्ता जीवाणु कहते हैं, उसको मात्रा बढ़ाने के बाद फिर ज़मीन में हम लोग उसको छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव करते समय ध्यान देना चाहिए जी, ज़्यादा डालेंगे ना कम डालेंगे, और कब तक इसको देते रहेंगे, 3 से 4 बार देंगे तो ज़मीन में जो रासायनिक खाद डालते हैं उसका बराबर होता है, और उतना नहीं होता है क्योंकि उसमें उतना पोषक तत्व तो नहीं है। जी।
तो इस प्रकार से आप तरल खाद को अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मात्रा, सभी की जो मात्रा आप ले रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं, दही मिला सकते हैं, गोमूत्र मिला सकते हैं और गोबर, इसको आप ज़मीन के आधार पर एक निश्चित मात्रा में लेकर उसके बाद ही इसका छिड़काव करें, क्योंकि अगर ज़्यादा कर देंगे तो इससे भी नुकसान नहीं है, लेकिन उतना किसान को पास नहीं रहते हैं, बनाने के लिए समय नहीं रहते हैं, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। तो वहाँ से भी बन सकते हैं तरल खाद, और एक बन सकते हैं जो बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस के समय दो तरह होता है, एक सॉलिड के लिए एक आजकल नया मशीन बना है, तो सॉलिड अलग कर देगा, लिक्विड को अलग कर देगा। वो लिक्विड को हम लोग कुछ ज़मीन में जीवाणु के साथ मिला के अगर छिड़काव करें तो वो अच्छा तरल खाद, जो जैविक खाद जो है अच्छा काम करता है। जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसको बनाने की अलग अलग तकनीकें होती हैं। आपने बताया कि गड्ढा खोदकर उसमें सभी चीज़ों को डाल के 7 से 15 दिन का इंतज़ार करना होता है, और उसके बाद जो इसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, और यही जीवाणु इसे जैविक खाद बनाते हैं। तो अब हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपकी संस्था किस प्रकार या किस तकनीक से ये खाद बना रही है? देखिए, हमारे भारतीय मृदा विज्ञान संस्था में उन्नत जैविक खाद बना रहा हूँ। ये किसान लोग जो खाद बनाते हैं उसमें सबसे पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसका मात्रा बहुत कम होता है। नाइट्रोजन केवल 5.5% होता है, फास्फोरस 0.4% होता है, और पोटासियम 0.4% होता है। तो इतना कम होने के कारण हमारे जो जैविक खाद है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा लगता है। इसको कम करने के लिए उच्च गुणवत्ताशील जैविक खाद बनाना जरूरी है, जिसमें उसको कम समय में और अच्छा उसको जो अमाउंट डालते हैं, मात्रा डालते हैं, वो भी कम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा है पोषक तत्वों का गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जैसे हमारे भारतीय मृदा विज्ञान संस्था में एक खाद बनाए हैं, फॉस्फोसल्फो नाइट्रो कंपोस्ट कहते हैं, जिसमें फास्फोरस का मात्रा जो है साधारण खाद से 10 गुना ज़्यादा होता है, और नाइट्रोजन है 2 गुना ज़्यादा होता है। फास्फोरस भी, पोटासियम भी उसी तरह साधारण खाद से 3 गुना ज़्यादा होता है। तो ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इसके साथ जो सूक्ष्म खाद पोषक तत्व हैं उसका भी गुणवत्ता बढ़ता है। क्योंकि हमारे जो टेक्निक है इसको हम बोले हैं फॉस्फोसल्फो नाइट्रो कंपोस्ट टेक्निक। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का मात्रा जो साधारण खाद से कोई गुना ज़्यादा है। तो किसान भाइयों मान लीजिए चाहते हैं सोयाबीन का खेती करने के लिए, तो उसमें 30 टन लगता है जो साधारण जैविक खाद के डालने के लिए। अगर उसको मैं साधारण जैविक खाद नहीं डाल के उन्नत गुणवत्ताशील हमारे खाद डालेंगे तो वो खाद 5 से 7 टन में काम हो जाएगा। उसमें कोई रासायनिक खाद डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये है टेक्निकी जो उन्नति, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं, और इफको जो फार्मर्स है वो लोग हमारे ये चीज़ को लिए हैं। 1000 किसान के ऊपर ये सब डिमॉन्स्ट्रेट किया है। वो टेक्निक इसमें एक्सपेरिमेंट में पाया गया है, जो साधारण खाद से नहीं देके वही उन्नत किसी जो जैविक खाद हम लोग बनाते हैं उसके साथ अगर रासायनिक खाद का तुलना करें तो सोयाबीन में 5 टन का लगभग रासायनिक का जो खाद, संतुलित खाद डालते हैं उसका बराबर मात्रा में काम करते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा ही बोलते हैं जैविक खाद को उच्च गुणवत्ताशील खाद बनाइए और मिट्टी में डालिए तो आपका पैदावार अच्छा बढ़ेगा। जी, यानी कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम जैविक खाद का प्रयोग करें, ना कि रासायनिक खाद का। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता तो बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है किसान भाइयों, और ये बनाने में सस्ता भी है और इसमें लागत भी कम लगती है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा,
उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अगर हम समय की बात करें डॉक्टर साहब, तो आप मुझे बताइए कि आपकी संस्था में कितना समय लग जाता है इस खाद को तैयार करने में? इस खाद के तैयारी करने के लिए हम लोग अलग अलग कचरा को अलग अलग तरीका से एक्सपेरिमेंट किए हैं जी। जैसे आप घरेलू जो कूड़े कचरा है, हाँ। वहाँ से खाद बनाएंगे तो वो 25 से 30 दिन में ये एनडीज कंपोस्ट बन जाते हैं। हाँ, यानी कि जो घरेलू कचरा है, जो सब्जियों का कचरा हो गया, अंडों के छिलके हो गए, और भी जो भी घर में बाकी का कचरा जो है, पत्तियां हैं जी, फूल पत्तियां, फल का है छिलका, सभी छिलका को अगर हम लोग कंपोस्ट बनाएं तो ये 25 से 30 दिन में कंपोस्ट बन जाता है। लगभग 1 महीने का समय इस खाद को बनाने में लग जाता है जी। और अगर हम लोग जो फार्म वेस्ट पुआल का है, जमीन में एग्रीकल्चर फार्म में जैसे धान का है, गेहूं का है और मक्का का है, ये इसको छोटा छोटा काटते हैं, थोड़ा 3 से 4 सेंटीमीटर काट के, फिर हमारी जो टेक्निक है, ये इस टेक्निक में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा अच्छा टेक्निक है जी। तो उस टेक्निक में करेंगे तो उच्च गुणवत्ताशील खाद बन जाएगा। उसके लिए 45 डेज मतलब 1.5 महीने में सड़ जाएगा। और किसान भाई जो करते हैं वो 6 से 8 महीना लगते हैं, तो उसको हम कोई गुना कम कर देते हैं। ये उच्च गुणवत्ताशील खाद बनाते समय कुछ चीज़ ध्यान दीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ, 1000 kg मतलब 1 टन जैविक खाद बनाना है, उच्च गुणवत्ताशील खाद। इस खाद के लिए 200 kg गोबर, कच्चा गोबर लेना है, उसको पानी में मिलाना है। 60 लीटर पानी में पहले मिलाना है। 60 लीटर पानी में उस गोबर को आपको मिलाना है जी। इसके साथ हमारे रॉक फॉस्फेट कहते हैं, रॉक फॉस्फेट जो झाबुआ में मिलता है, बहुत अच्छे पैन पर वहाँ पे मिलता है। भारत में 260 मिलियन टन रॉक फॉस्फेट उपलब्ध है जी। अगर उसको मैं कंपोस्ट बनाऊँ, सिंगल सुपर फॉस्फेट का कोई ज़रूरत नहीं है। ये है, हम लोग दावा करते हैं और इसमें सबसे अच्छा काम करते हैं। तो उसका मात्रा लेना चाहिए जी 320 kg। इसके साथ 120 kg पाइराइट्स लेते हैं। अच्छा। पाइराइट्स मिलता है आमजोर बिहार में, और मध्य प्रदेश में इसको नहीं मिलता है। मिलता है जो लोग फॉस्फोजिप्सम जो सब फैक्ट्री है, फॉस्फोजिप्सम भी इसमें डाल सकते हैं 5% हिसाब से। इसके साथ 13 किलो मैं यूरिया डालता हूँ। यूरिया डालते हैं। इसके साथ 50 किलो मैंने मिट्टी डालते हैं। ये सब जब मिक्सअप करते हैं, इसके साथ कुछ कल्चर 10 लीटर डालते हैं। ये है बैक्टीरिया कल्चर जी। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है, जल्दी जल्दी सड़ा देते हैं, इसको लिग्नोसेलुलाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसके साथ हम लोग फुफंदर लेते हैं, फंजाई कल्चर, जो है कि 500 ग्राम पर टन मटेरियल का हिसाब से डालते हैं। ये सब जो कल्चर है, पहले इसको बनाने के लिए 15 दिन लग जाते हैं। इसके बाद उसको हम लोग अच्छी तरह उसको ग्राइंडिंग करते हैं, माइसेलियम को, और उसको फुफंदर का जो कुछ माइसेलियम होता है, मैट कहते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया जो लीटर है, उसमें 10 to the power 8 वायबल सेल्स
बहुत ज़्यादा अमाउंट वायबल सेल होना जी। चाहिए, तो वो हम लोग ही मेंटेन करते हैं। फिर इसके में ढाल देते हैं वो जो कूड़े कचरा में। वो कैसे ढालते हैं, पहले एक स्तर बनाते हैं 3 सेंटीमीटर, उसके लिए एक बड़े आकार का पीठ बनाना है। ये पीठ का लंबाई होना चाहिए 10 फीट, चौड़ाई होना चाहिए 7 फीट, ऊंचाई होना चाहिए 3 फीट, 2.5 से 3 फीट अच्छे 10 बाय 7 का आपको एक गड्ढा बनाना है और इसके साथ 3 फीट, लगभग 2.5 से 3 फीट उसकी ऊंचाई करना है जी। ये इसी में एक परत ढालते हैं, एक परत ढालते हैं 3 सेंटीमीटर। ये सभी कूड़े कचरा को एक साथ एक रखते हैं, फिर मिक्सअप करते हैं। जो गोबर रखे हैं, पानी रखे हैं, रॉक फॉस्फेट रखे हैं, पाइराइड्स रखे हैं, देन यूरिया थोड़ा अमाउंट डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सड़ाना है। ये मैं नहीं देखा था जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं उसमें यूरिया डालना मना है, तो इसलिए मैंने ये सलाह दिया हूँ। अगर ये माना है तो ग्लाइरीसीडिया एक प्लेड होता है, उसका मात्रा यहाँ पे काट के उसके साथ मिलावट करके भी डाल सकते हैं जो नाइट्रोजन का यूरिया के स्थान पर इसको मात्रा डाल के हम लोग, क्योंकि ये जरूरत होता है जो फफूंदर है, जो बैक्टीरिया है, इसके एक मात्रा नाइट्रोजन का होना चाहिए। 1.5% जरूरी है उस बैक्टीरिया फंगस का बॉडी के लिए तो इसलिए जल्दी से जल्दी सड़ाने के लिए उसको खाना चाहिए। ये खाना देने के लिए हम लोग अगर यूरिया दे सकते हैं जो नाइट्रोजन का मात्रा पूरी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ग्लाइरीसीडिया एक पेड़ होता है, धुंचिया होता है, उसको काट के, सबूज पाट को काट के इसमें हम डालते हैं, डाल के उसको मिक्सअप कर देते हैं। फिर थोड़ा मिट्टी डाल देते हैं। इसी तरह एक बाय एक स्तर करके 16 स्तर बनाते हैं। हम लोग देखे हैं इस एरिया में 1 टन खाद अगर 1000 kg बनाने चाहते हैं तो आपको कम से कम 16 जो स्तर है बार बार बनाने के बाद उसमें ऊपर से थोड़ा गोबर का एक पत्थर डाल के रख देते हैं। अगर बीज में 15 दिन के बाद फिर उसको एक बार टार्निंग कहते हैं, एक बार फावड़ा से उसको मिक्सअप कर देते हैं, फिर आराम से फिर ढक देते हैं। ऊपर से एक पॉलीथीन को ढक देते हैं। पॉलीथीन इसलिए देते हैं उसमें जो टेम्परेचर है उसका तापमात्रा मेंटेन होता है। उसमें कोई अगर ऐसे तापमात्रा हो जाते हैं, मान लीजिए कोई खरपतवार का सीड है वो भी मर जाते हैं, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है कि फंगस है वो भी मर जाते हैं। इसके बाद मैं फिर एक बार कल्चर डालता हूँ, तो वो कल्चर जो डालते हैं एक बार 5 दिन के बाद और एक बार 15 दिन के बाद डाल देते हैं। अगर अनाज का जो है गेहूँ भूसा के लेते हैं तो 1 महीने के बाद एक बार डाल देते हैं, डाल सकते हैं। ये डालने के बाद फिर वो जो टार्निंग दिया था एक बार 15 दिन के बाद, फिर एक बार 30 दिन के बाद भी टार्निंग दे सकते हैं। तो ये अच्छी तरह मिलावट करना ज़रूरत है। इसको कहते हैं बायोबियो पद्धति, एरोबिक कंपोस्टिंग कहते हैं। तो उसमें जल्दी से जल्दी सड़ जाएगा। ये है हमारे जो, इसके बाद हम लोग उसके चर्चा करते हैं गुणवत्ता जांच करना। ये हमारे संस्था में गुणवत्ता जांच करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम का मात्रा क्या है। जो साधारण जैविक खाद है उसमें 0.5% से लेके 0.8% होता है, लेकिन इसमें होता है 2% से ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाते हैं। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है। फास्फोरस का मात्रा भी इसी तरह होता है, 0.4% से बढ़ के 2.4 से 3% टोटल पी बढ़ जाता है। जो है हमारे कोई सारे फास्फोरस का गुणवत्ता जांच करते हैं, साइटेड सोल्यूबल पी कहते हैं जो साइट्रिक एसिड से मापते हैं, वाटर सोल्यूबल पी जो पानी में घुलनशील फास्फोरस होता है, और एक होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट अवेलेबल फास्फोरस मापने का और एक तरीका है। ये सब मापने के बाद देखा गया जो साइटेड सोल्यूबल फास्फोरस ये बढ़ जाते हैं 10%, जो कि साधारण खाद में 0.1% है। तो हमारे कहने का मतलब ये है अगर उच्च गुणवत्ताशील खाद बनाएं हमारे तकनीक से फॉस्फो सल्फो नाइट्रो कंपोस्ट, तो वो जो ज़्यादा गुणवत्ता बढ़ते हैं, उसका मात्रा भी कम लगता है। और ज़मीन में जो पेड़ पौधा में अगर मान लीजिए लेगुमिनस सीरियल क्रॉप करते हैं, सिम्मगोत्रीय फल, इसके बाद हम लोग ये अनाज का लेते हैं, तो दोनों में इसका अच्छा असर होता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़िया होता है। जी हाँ, यानी कि जैविक खाद के प्रयोग से आप मिट्टी के पोषक तत्वों की तो वृद्धि करते ही करते हैं, साथ ही उसके जैविक और भौतिक गुणों में भी वृद्धि होती है। और इस प्रकार अगर आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके कृषि की उत्पादकता भी बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि केचुआ खाद के बारे में हमने बहुत सुना है, कहा जाता है कि उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो खाद होता है उसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना
दाना भी कहते हैं। केचुआ खाद के बारे में कुछ बताएं। जी, केचुआ खाद कैसे बनाते हैं आप सुनने में खुशी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में हम लोग 1977 में यहाँ पे खाद बनाना शुरू किया था, गांव में जाके किसान के साथ। जी। 3 प्रजातियाँ का आर्थवर्म होता है, वो जो ये है एपिजेइक आर्थवर्म कहते हैं। इसका नाम है एइसिना फेटिडा, पेरिनॉक्स एस्केवेटस, इरुडुलस इसजेनिया, यूजेनिया जो है, ये तीनों प्रकार के जो केचुए हैं, ये तीनों प्रकार केचुआ का अगर खाद बनाएंगे तो उसमें चाय का पत्ती की तरह के जो ऊपर स्तर में आ जाते हैं वो साधारण खाद से कई गुना अच्छा है, कई गुना बेहतर है। और उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा एंजाइम आ जाते हैं। जो आर्थवर्म जब घूमता है केंचुआ तो उसका बॉडी से पॉलीसेकेराइड निकालते हैं, कोई सारे एंजाइम है और सबसे कोई सारे बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है, जैसे एजोडोबैक्टर है, एजोस्पाइलियम है, तो ये सब जो बैक्टीरिया, कुछ फंगस है, एस्परजिलस है, ये सभी टाइगोडर्मा है, ये सब का जो बैक्टीरिया हमारा बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है, ये इसका मात्रा भी बढ़ जाता है। इसलिए इसको गोल्ड जो आप नाम दिए हैं, हम लोग ब्लैक गोल्ड इसलिए कहते हैं। ये काला गोल्ड सोने इसलिए हैं, जमीने इसका कोई सारे जब ढालेंगे तो जीवाणु का भी मात्रा बढ़ा देते हैं, इसलिए इसका गोल्ड जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। जी किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे आसान खाद होती है और सबसे ज़्यादा ये जो खाद होती है इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती ही है। तो हम इसमें और एक बोलना चाहता हूँ किसान भाइयों, जिस समय हम फॉस्फोरस सल्फर नाइट्रो कंपोस्ट बना रहे हैं, वही चीज़ रॉक फॉस्फेट, पाइराइड्स और ये यूरिया, गोबर, ये सब जो है हमारे फास्फोरस का गुणवत्ता बढ़ाते हैं, सल्फर बढ़ाते हैं और पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व उसका भी बढ़ाते हैं। अगर एक मास सड़ा के 1 महीने अगर इसमें सड़ा देते हैं, फिर हम केचुआ उसमें डाल देते हैं, केचुआ का भी गुणवत्ता, ये खाद का और गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये है हमारी इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये एक टेक्निक है। ये टेक्निक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जैविक खाद के बारे में हमारे किसान भाइयों को दी। किसान भाइयों, अब हमें आपसे आज्ञा लेना है।